तो फर्स्ट पॉइंट इज गीको इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस कंपनी, जो वॉरेन बफे ने बहुत इनिशियली एक्वायर की थी। सो उसका उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने कैसे मार्केट शेयर इंक्रीज किया उसका। तो बेसिकली गीको ने उसकी प्रोडक्टिविटी 32% इंक्रीज की, और उसका क्रेडिट वो सीईओ टोनी नाइसली को दे रहे। और इवन द एम्प्लॉयमेंट इन यूएसए फेल बाय 4%, स्टिल द पॉलिसी नंबर इंक्रीज बाय 26%। सो दैट्स हाउ गीको अर्न मोर प्रॉफिट्स and they strengthen their brand. So the moral of the story is to increase the brand strength or increase the market share. The prime important thing is to increase productivity or increase efficiency of the company. Next point is he is explaining वो कैसे टाइट शिप रन करते हैं। उनके ऑफिस में कोई सेक्रेटरीज नहीं होते, और मैनेजमेंट के मल्टीपल लेयर्स अवॉइड किए जाते हैं बर्कशायर हैथवे में। एंड लेकिन फिर भी वो टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते, लेकिन एम्प्लॉयज़ के लेयर्स या मैनेजमेंट कंसल्टिंग्स में वो कभी इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। तो बेसिकली दे रिड्यूस देयर एक्सपेंसेस, बट दे इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज देयर एडवांटेज। वो एक स्टोरी है, पीट करके एक एंटरप्रेनर थे, उनकी एक फॉरेस्ट रिवर नाम की कंपनी है। वो पीट ने एलबीओ एग्रीमेंट पे बेची। सो एलबीओ एग्रीमेंट इज लीवरेज बाय आउट एग्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है, लीवरेज बाय आउट में जो कंपनी एक्वायर कर रही है, पीट की कंपनी, जो रिवर फॉरेस्ट कंपनी को एक्वायर करने वाली जो होल्डिंग कंपनी है, वो डेट उठाती है बैंक से। फॉर एग्जाम्पल 70 to 90% डेट उठाएगी, और ओनली 10% उसका कैश कंपोनेंट होगा, और फिर वैसे वो एक्वायर करेंगे। और कोई बड़ी होल्डिंग कंपनी या कॉन्ग्लोमरेट होगा, उसका नाम नहीं दिया है, तो उसका जो ऑपरेटर है, मतलब जो मैनेजर अपॉइंट किया है उस होल्डिंग कंपनी ने, वो बाद में पीट को सिखा रहा था कि हाउ टू रन द बिजनेस। तो आफ्टर फ्यू सम टाइम पीट लेफ्ट दैट कंपनी, और कुछ सालों बाद वो कंपनी बैंक्रप्सी फाइल की उसने, मतलब बैंक्रप्सी की कगार पर पहुंच गई। तो व्हाट द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज, वॉरेन बफेट इज एक्सप्लेनिंग कि जिन्होंने बिजनेस बहुत पहले से किया है, शुरुआती से जो बिजनेस कर रहे हैं उसी में वो इन्वॉल्व है, उनका उसमें स्किल है, बेटर नॉट टू टीच देम हाउ टू डू देयर बिजनेस, लेट देम डू देयर बिजनेस, and not interfering in their decision is much more better than trying to involve in the management decisions with the entrepreneurs who have developed that business, या उनका उसमें बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे एंटरप्रेनर्स में। तो बाद में ये कंपनी पीट ने फिर से खरीदी, और अभी पीट ने वॉरेन बफे को बेची है, मतलब 2006 में। एंड वॉरेन बफे इज टेलिंग दैट नाउ ही डोंट नीड दैट एडवाइस, कि पीट को बिजनेस कैसे चलाना है वो उसकी एडवाइस नहीं देंगे। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देते हैं, उसमें बहुत बार बेस ईयर की जगलिंग की जाती है। जैसे अगर बेस ईयर बड़ा पकड़ा है, मतलब बड़ी अमाउंट का पकड़ा है, तो जो रिटर्न्स दिखेंगे आगे के, वो एवरेज रिटर्न दिखेंगे। इसलिए जो जिस ईयर में डिप है, मतलब लोअर नेगेटिव रिटर्न्स आए मार्केट में, वो उसको बेस ईयर पकड़ते और वहां से उनके रिटर्न्स कैलकुलेट करते, तो उसकी वजह से वो रिटर्न्स इन्फ्लेटेड दिखते। तो वाइल डिसाइडिंग द इन्वेस्टमेंट, ट्राई टू फाइंड आउट कि बेस ईयर कैसा है, उस ईयर में मार्केट नेगेटिव तो नहीं था। नेक्स्ट इज ही इज टेलिंग हाउ बर्कशायर हैथवे इज होम टू दी एंटरप्रेनर्स लाइफ वर्क। मतलब यूएस में बर्कशायर हैथवे को बहुत सारे एंटरप्रेनर्स उनकी कंपनी बेचना पसंद करते, रादर देन गेटिंग सम बेटर डील फ्रॉम अनदर कंपनी। बर्कशायर हैथवे इज प्रिफर्ड पार्टनर उन एंटरप्रेनर्स के लिए जिन्होंने अपनी कंपनी जिंदगी भर देके उसको ग्रो किया, बढ़ाया और अच्छे लेवल तक लेके गए।
द रीजन इज बर्कशायर हैथवे कॉन्ग्लोमरेट को कंपनी बेचने के बाद वो बड़ी होगी, थ्राइव होगी, और उनकी जो लाइफ की जो उन्होंने इनपुट दिया है उस कंपनी को बड़ा करने में, वो रिटेन रहेगा आगे भी इन फ्यूचर। ये एश्योरेंस है, इसलिए बहुत सारे एंटरप्रेनर्स उनके जो बिजनेसेस है वो बर्कशायर हैथवे को बेचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बर्कशायर हैथवे में वो वाइडनिंग ऑफ मोड्स को कैसे प्रेफरेंस देते हैं, या व्हाट इज द प्रोसीजर दे यूटिलाइज टू वाइडन देयर मोड्स। सो फर्स्ट थिंग इज, जब भी किसी मैनेजर को मतलब सीईओ को लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में अगर शॉर्ट टर्म में नुकसान हो रहा है और लॉन्ग टर्म में वो मोड जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो दे आर गिवन फ्रीडम कि दे कैन टेक डिसीजन टू स्ट्रेंथन द मोड। So they always prefer any kind of decision, short term or long term, to widen the moat, even if that is not profitable in short term. So moats widening के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिलाइटिंग कस्टमर बाय एलिमिनेटिंग unnecessary cost. So बर्कशायर हैथवे ट्राई टू गेन द इफिशियंसी, अननेसेसरी कॉस्ट हमेशा निकालते रहती है। सीईओज और हायर लेवल मैनेजमेंट को कम से कम पेमेंट और अच्छी इफिशियंसी पे रिटेन करती है, जिससे कंपनी की अननेसेसरी कॉस्ट कम होगी। ये डाउन साइड इफिशियंसी हो गई, और वैल्यू क्रिएशन में कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिलाइट करने का उनका ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट इज, उन्होंने एक स्टोरी दी है इस लेटर में कि हाउ बर्कशायर हैथवे के मैनेजर्स का एटीट्यूड और अनदर एवरेज बट कॉम्पिटेंट मैनेजर्स का एटीट्यूड कैसे डिफरेंट होता है। तो उस स्टोरी में उन्होंने बताया कि एक लड़का होता है, वो एक अमीर की एकलौती लड़की से शादी करता है। तो शादी के दूसरे दिन वो ससुर आके मिलते और बोलते कि मैं आपको 50% पार्टनर बनाता हूँ मेरे बिजनेस में, ये लीजिए शेयर सर्टिफिकेट। उसके दामाद को 50% का शेयर सर्टिफिकेट देता है। दामाद को पूछता है कि हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे मैनेजरियल रोल्स है, तो तुम कौन सा लेना पसंद करोगे। तो बेस्ट इज आप मार्केटिंग लो, उसमें आप सेल्स कर सकते हो, करियर ग्रोथ कर सकते हो। तो वो दामाद बोलता है कि मैं तो इतना अनइफिशिएंट हूँ सेल्स में कि मैं सहारा में भी पानी की बोतल बेचना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। फिर दैट उनके ससुर बोलते हैं ठीक है, देन टेक एचआर, यू मैनेज पीपल। तो फिर वो बोलता है मैं लोगों को इंटरेक्शन में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सो ठीक है, वो बोलते थे आपको जो चाहिए वो आप डिपार्टमेंट ले सकते हो। तो वो बोलता है कि वाई डोंट यू बाय मी आउट, मतलब मेरे को जो 50% हिस्सेदारी आपने दी है वो आप खरीद क्यों नहीं लेते, मतलब एनकैश कर लेता हूं मैं पैसे। सो what he is trying to say is interest to run business is different than interest of earning money, and another thing is skill to run business is different than skill of earning money. Next is, जो बहुत सारी कंपनीज के सीईओज है उनको स्टॉक ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो हाउ दीज सीईओज आर मोर इंटरेस्टेड इन बायबैक्स rather देन इंक्रीजिंग द कंपनीज वेल्थ। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किसी सीईओ को अगर आपने 1% स्टेक दिया तो वो शेयर होल्डर्स का डिविडेंड नहीं देगा और उस पैसे से बायबैक करेगा। तो अगर वो 10 साल रहा तो उस 1% का वो 1.5 गुना बना लेगा विदाउट डूइंग एडिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू। So just with buybacks he will be earning much more. So not उसके वर्थ जितना वो नहीं काम करके भी उससे ज़्यादा कमाएगा। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि एक सीईओ जिसके पास स्टॉक ऑप्शंस है वो अपना डेस्क पोंछ के भी उतने पैसे कमा लेगा
जितना एक अमेरिकन वर्कर जिंदगी भर टॉयलेट पोंछ के भी नहीं कमाता है। इट इज डिफिकल्ट टू ओवरपे एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीईओ बट दिस स्पीसीज इज रेयर। तो जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीईओ होते हैं उनको ज्यादा भी पेमेंट दिया तो भी अफोर्डेबल होता है, लेकिन ऐसी स्पीसीज बहुत रेयर होती है। इसके लिए उन्होंने जिलेट का एग्जाम्पल दिया है। जिलेट में जिम किड्स थे सीईओ जब जिलेट का एक्विजिशन प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने किया था। उस टाइम पे जिलेट बहुत डिफिकल्टी फेस कर रही थी, उन्होंने ड्यूरासेल भी खरीदा, बहुत ज़्यादा कीमत उसके लिए चुकाई थी। तो बट जिम ने बहुत अच्छा काम किया, ये डील भी कराई और काफ़ी जिलेट की वैल्यू में, वेल्थ में क्रिएट मतलब ग्रोथ किया उन्होंने। सो उनका नाम लिया है उन्होंने क्योंकि जिलेट में स्टेक होल्डिंग है बर्कशायर हैथवे का। सो सीईओज को ज़्यादा पेमेंट क्यों मिलता है, इसका रीज़न उन्होंने दिया है कि जो कंपेंसेशन कमिटी है वो कंपेरेटिव डेटा पे ज़्यादा डिसीजंस लेती है और दूसरे सीईओज को ज़्यादा पेमेंट है, इसलिए वो भी अपनी कंपनी को ज़्यादा पेमेंट डिवोल्यूट करते। सो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वो ऐसे वर्क करते हैं जैसे कोई बच्चा बोलता है अपनी मम्मी को कि ये चीज़ तो दूसरे हर किसी बच्चे के पास है। सो व्हाट ही इज सेइंग इज यस्टरडेज मोस्ट एग्रेगियस एक्सेस बिकम टुडेज बेसलाइन। तो किसी का एक्सेसिव पेमेंट था किसी और कंपनी में, वो कुछ दिनों बाद बेसलाइन बन जाता है पूरी इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट इज अमेरिका की जो ग्रोथ स्टोरी है। पिछले 100-150 सालों में अमेरिका ने एग्जॉर्बिटेंट वेल्थ क्रिएट की है। अब उसकी वजह से हुआ क्या कि बहुत सारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन बिजनेसमैन की कम्युनिटी वहाँ पे है। जो फैमिलीज है उनके पास बहुत सारी वेल्थ है और उनकी जो वेल्थ है वो इनहेरिटेड वेल्थ है। तो वो जो इनहेरिटेड वेल्थ है उसके जो डिविडेंड्स आते हैं या उसका जो कैश फ्लो आता है वो वापस वो इन्वेस्ट करते हैं दूसरे बिजनेसों में या उनके खुद के बिजनेसों में। तो इसकी एक टिपिकल स्टोरी वॉरेन बफे ने बताई है कि होता क्या है, जब इनके पास पैसे आते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न होता है। तो ये पैसे जब आते हैं तो वो किसी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट को हायर करते या किसी बैंकर को हायर करते या हेज फंड मैनेजर को हायर करते इस एक्सपेक्टेशन से कि और ज्यादा रिटर्न कैसे आए। और उस एक्सपेक्टेशन में होता क्या है कि फंड मैनेजर्स की फी कट करके उनके रिटर्न्स और कम हो जाते, फिर वो और एक्सपर्ट एडवाइस लगाते और बड़ी बड़ी बैंकों को कंसल्टिंग लगाते और उनके पैसे कम हो जाते। सो बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि अच्छे रिटर्न्स आने वाली चीज़ों को डिस्टर्ब मत करो और फंड मैनेजर्स, हेज मैनेजर्स की फीस आपका वेल्थ रिड्यूस करेगी। सो टेक केयर वाइल दीज डिसीजंस कि कौन से फंड में कैसे लगा रहे, उसका कैसा ट्रांसपेरेंसी और मैकेनिज्म कैसा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉरेन इज टेलिंग इज न्यूटन ने उनके ज़माने में इन्वेस्टमेंट की थी किसी शिपिंग कंपनी में और वो डूब गई थी। सो वॉरेन बफे इज टेलिंग दैट न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन निकाले, लेकिन उनका 4th लॉ ऑफ मोशन जो है, जो इन्वेस्टमेंट का लॉ है, वो उनका डिस्कवर करना रह गया। और जो 4th लॉ ऑफ मोशन है दैट इज फॉर इन्वेस्टर्स एज अ होल रिटर्न डिक्रीजेस एज मोशन इंक्रीजेस। तो द 4th लॉ ऑफ मोशन सेज दैट जितना आपका मोशन रहेगा स्टॉक एक्सचेंज में, जितना आपका सेलिंग और बाइंग रहेगा, जैसे स्विंग ट्रेडर्स करते या जैसे आप ट्रैक्स चेंज करते, आप इंडस्ट्रीज चेंज करते और एक ही इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म होल्डिंग की वजह अलग अलग इंडस्ट्रीज में शॉर्ट टर्म शिफ्टिंग करते, ये जो मोशन है ये रिड्यूस करेगा टोटल आरओआई को।